सरलता ने जगत का दिल लूटा है, दिल को लुभाया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान मानते हैं, कहा जाता है कि पटचित्रकारी का आरंभ किसी महिला ने किया था। ये कहानी है। वर्गावतों व वंश पुरोहित भटकते रहे और थक करके लौट आए, किंतु जो उनकी पुत्री थी उसका संबंध किसी से भी न हो सका। जयवंती ने पुरोहित को अपने पास बुलवाया और 24 भाइयों का एक रेखांकन देते हुए कहा कि जहां ये लोग मिले उसी परिवार में मेरा संबंध करना। यही रेखांकन जो है पटचित्रण का आधार बन गया। और मैम फिर से आज बता भी दीजिए। है। मैम वो आपकी आवाज बीच में सुनाई नहीं दे रही थी, इस वजह अच्छा से। अच्छा, जयवंती ने पुरोहितों को अपने पास बुलवाया। नहीं नहीं, एकदम स्टार्टिंग से मैम। अच्छा ये ठीक, कहानी सुनी नहीं पाए। अच्छा ठीक है। पटचित्रण के रचनाकार इस कला को जो है 400 वर्ष पुराना मानते हैं। कहा जाता है कि पटचित्रकारी का आरंभ एक महिला के द्वारा किया गया था। इसके पीछे एक वो किंवदंती मानती हैं, कहानी मानती हैं कि बड़गावतों व वंश नरवरगढ़ के राजा ने अपनी पुत्री जयवंती की सगाई करने के लिए पुरोहितों को अलग अलग राज्यों में, कई राज्यों में भेजा। पुरोहित भटकते रहे इधर से उधर, लेकिन कोई भी योग्य वर की तलाश नहीं हो पाई। जयवंती ने पुरोहितों को अपने पास वापस बुलवाया और 24 भाइयों का एक रेखांकन उसको दिया और कहा कि ये लोग जिस जगह मिले उसी परिवार में मेरा संबंध कर देना। यही रेखांकन पर चित्रण का मूल आधार बना और आज तक इस चित्रण में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से कम नहीं है। यह पारंपरिक कला है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हुई आई है तथा आगे आने वाली पीढ़ियों को अपनी इस संस्कृति की पहचान कराती रही है। सभी खुले प्रश्नों के साथ चित्रांकित है। इस इसमें चित्र से संबंधित जो इबारत होती है उसका तो कागज के स्थान पर एक लंबा कपड़ा जो इसमें प्रयुक्त किया जाता है वो 13 से 24 हाथ लंबा तक हो सकता है। पढ़ों में मुख्यतः पाबूजी की पढ़ जो कि इनकी सबसे प्रमुख पढ़ होती है, देव नारायण जी की पढ़, रामदेव जी की पढ़, रामदला जी की पढ़, कृष्णदला जी की पढ़, माता जी की पढ़ आदि मुख्य पढ़े हैं जो चितेरों द्वारा या कलाकारों द्वारा पारंपरिक रूप से बनाई जाती हैं। इन पढ़ों में सर्वाधिक लोकप्रिय पाबूजी और देव नारायण जी की पढ़े हैं। देव नारायण जी की पढ़ जो है सबसे प्राचीन मानी गई है। मुख्यतः गुर्जर, कुम्हार, बलाई आदि धार्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। किसी भी दुष्कर कार्य की सफलता की आकांक्षा रखकर ये लोग मन्नत मांगते हैं पहले, और मन्नत के पूरे हो जाने पर ग्रामीण लोग जो है पढ़ का वाचन करवाते हैं।
यानी उसको चित्रकारी कराते हैं। मनौती की पूर्ण आहुति के अलावा भावी अनिष्ट की आशंका के निराकरण के लिए भी पढ़ का वाचन कराया जाता है, जिसमें समाज के सभी लोग आमंत्रित होते हैं, एकत्रित होते हैं और देवताओं की इस सचित्र गाथा को सुनते हैं। रात्रि के समय गांव की हथोई के पास बांस गाड़कर पड़ को जमीन पर कनात की तरह जो है टांग दिया जाता है सूखने के लिए। पर चित्रित पट्ट संपूर्ण कथा के दृश्यों से पूरी तरह पटा हुआ रहता है। चित्रित की जाने वाली कथा के दृश्य एक तारतम्य में चित्रित नहीं होकर ऊपर नीचे दाएं बाएं तथा बीच में चित्रित किए जाते हैं। अगर कथा छोटी है तो उसको कहीं साइड में जगह दी है, अगर कथा बड़ी है तो उसको बीच में जगह दी है। उसका बड़ा जो है, अगर कहीं युद्ध का दृश्य है तो वो बड़े उसमें आएगा। अगर कहीं प्रेमालाप है या मातृत्व का कोई विषय है तो उसके लिए छोटी जगह उन्होंने इस्तेमाल की है। जो पढ़वाचक भोपे को भली भांति ज्ञात होते हैं कि कहाँ कौन सा चित्र निर्मित करना है। जो कथा को बोलता है उसके साथ जो संगीत होता है वो भोपा कहलाता है। पढ़वाचन के समय लोहे की दीपक नुमा खड़ी चम्मच, जिसे मेवाड़ की लोक भाषा में पट्टी कहते हैं, वे दीपक लटकाकर भोपन या भोपा आगे आगे उल्टे पांव प्रकाश व्यवस्था करती हुई चलती है, जो भोपा होती है। थाली, झांझ आदि लोक वाद्यों की सहायता से जो है उस प्रकाश में लोक देवताओं की गाथा को सुनाता हुआ चलता है। साथ में अन्य भोपा जो है हुंकार भरते हैं, एक कहानी सुनाता है और सब पीछे से हुंकार भरते हुए चलते हैं। मुख्यतः गुर्जर जाति के भोपे प्रवाचन करते हैं, किंतु बलाई, राजपूत और गाड़वी आदि जाति के भोपे भी कहीं कहीं कथा बाचते हुए पाए जाते हैं। पढ़वाचना भोपों की आजीविका का मुख्य साधन होता है। भोपा लाल बगलबंडी, धोती, लाल रंग की पगड़ी जिस पर कलंगी या तुर्रा लगा हुआ होता है, धारण करता है। इनका जो दाहिना पैर होता है उसमें एक ये मोटा कड़ा पहनते हैं, ये इनकी पहचान है। और जो उसकी वाइफ होती है भोपण, वो घाघरा, लुंगड़ी और कंचुकी ब्लाउज, हाथों में पीतल का चूड़ा पहनती है। पाँव में जो कड़े हैं उनको आंवले बोला जाता है। नाक में नथ और सिर पर जो यहाँ माथे का जो टीका होता है वो इनका गोल होता है, इसको बोर कहते हैं। तो ये बोर पहने हुए होती है। पर जब पुरानी हो जाती है और उपयोग के योग्य नहीं रहती तो उसे अजमेर के निकट पुष्कर तीर्थ है, उसमें उसको विसर्जित कर दिया जाता है। इस अवसर पर भोपे समाज में सवा मनी यानी एक मन कितने का होता है, किसी को पता है? मन कितने का होता है? नहीं पता। 40 किलो का मन होता है और जो सवा मनी होती है वो 51 किलो की होती है। वैसे 50 किलो की हो गई, लेकिन अगर वो प्रसाद में चढ़ती है तो वो 51 किलो की हो जाती है। तो सवा मनी चढ़ाते हैं अक्सर राजस्थान में। जो बड़ा प्रसाद का जो लड्डू बनेगा वो सवा मनी का होता है, तो वो 51 किलो का होता है। सवा मनी का आयोजन करते हैं। पढ़ को वर्णनात्मक गेय शैली में समझने वाले दूसरे होते हैं और चित्रित करने वाले कोई और। पढ़ के चित्रों का महत्व भोपा से जो है कम नहीं है। ये चितेरे जोशी गोत्र के छीपा जाति के होते हैं।
इन विशेष लोगों को प्राचीन काल से पढ़ चित्रण के लिए ही अनुबंधित कर दिया गया था। जैसे जाति व्यवस्था थी उसी तरीके से इनकी जाति को उसके लिए नियुक्त किया गया। इन विशेष लोगों को प्राचीन काल से ही पढ़ चित्रण के लिए अनुबंधित किया जाता रहा। जोशी यानी ज्योतिषी ब्राह्मण समुदाय का एक ये उप समुदाय है। प्राचीन समय में जन्म कुंडली और जन्म पत्रिका को सजाने के लिए छिपा जोशी चित्रकारों को अनुबंधित किया जाता था। इनके तथा ब्राह्मण ज्योतिषियों के संयुक्त तत्वाधान में ज्योतिषी का कार्य संपादित होता था। प्राचीन समय में भोपे इन परिवारों से परों का चित्रण कराकर गाय व दक्षिणा में मूल्य चुकाया करते थे। कभी गाय दिया करते थे और कभी भारी जो है दक्षिणा में मूल्य दिया करते थे, पैसा। उस समय में पण निर्माण हेतु हाथ से बने रेजे का प्रयोग किया जाता था, परंतु अब पण का धरातल कोई भी सूती कपड़ा या लट्ठा, जो मोटा कॉटन का होता है, लट्ठा हो सकता है। सबसे पहले इस सूती कपड़े को जो चावल का जो मार दिया जाता है कपड़े को कड़क बनाने के लिए, वो मार दिया जाता है। फिर घोटाई का चित्रकारों है तो उसको समतल बनाया जाता है, जैसे हम प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद कपड़ा एकदम समतल हो जाता है। घुटाई करने का इनका यंत्र एक विशेष प्रकार का होता है, जो इन चितेरों के घर के बाहरी हिस्सों में लगा होता है। ये देखने में कुछ कुछ हल जैसा और कूटने के मूसल की तरह होता है। जो उठे हुए हिस्से हैं उसको प्रेस दे करके, प्रेस कूट कूट करके उनको समतल किया जाता है। इसके निचले भाग में चिकना पक्का पत्थर लगा हुआ होता है, जिससे वो कूटने के साथ वो समतल हो जाए। इससे धीरे धीरे घुटाई होती है। घिसाई में माड़ी लगा हुआ वस्त्र एकदम प्रेस किया हुआ जैसा लगने लगता है। इसमें घिसाई करने से एक विशेष प्रकार की चमक आ जाती है और यह वस्त्र फिर रंग नहीं सोखता है। ऐसे लगाओ कॉटन के ऊपर तो रंग तुरंत स्प्रेड हो जाता है। कलर लगाओ पी गया और पीछे की तरफ स्प्रेड हो गया, फैल करके बड़े हिस्से में चला गया। और इस तरीके से जब हम मार लगाने के बाद उसकी घिसाई करते हैं, उसको चिकना करते हैं, तो सारा जो कलर है वो उसके ऊपर रह जाता है और अंदर की तरफ कपड़ा वो कलर को सोखता नहीं है। भले ही पण चित्रकारी करने वाले स्त्री हो पुरुष हो, घुटाई का कार्य महिलाएं ही करती हैं। मतलब चित्रण कोई भी करे लेकिन घुटाई का कार्य महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। आधुनिक समय में सिल्क पर चित्रण किया जाने लगा है, तो उसकी जो प्रक्रिया है वो भी आधुनिक हो गई है। उसे माड़ी से जमीन पर या बोर्ड पर चिपका दिया जाता है। चिपके हुए वस्त्र पर ही चित्रण कार्य किया जाता है और जब वो पण बनकर के तैयार हो जाती है तब उसको खींच करके बोर्ड से उतार लिया जाता है। अब जनसाधारण द्वारा इस कला का उपयोग जो है घर को सजाने के लिए, ड्राइंग रूम के लिए, होटलों के लिए, अपने स्वागत कक्षों में, वाचनालयों में इस पेंटिंग्स को इनको लगाने लगे हैं। इस प्रकार की नवीन समाज में प्रचलन के कारण इस चित्रकारी का फैशन जो है बढ़ा है, प्रचलन जो है बढ़ा है। अब पर छोटे छोटे पैनलों में भी, पहले लंबे लंबे पैनल बनते थे, अब जो है
छोटे छोटे पैनल भी बनने लगे हैं, ताकि कमरों में या जहां सजावट हेतु, सज्जा हेतु उन्हें लगाना है, उसके आकार के हिसाब से हमें कितने बड़े पड़ की जरूरत है, कितनी बड़ी फ्रेमिंग लगनी चाहिए, ये देख करके फिर उसके आकार के हिसाब से पड़ का निर्माण किया जाने लगा है। धीरे धीरे पड़ चित्रांकन के पारंपरिक विषयों के साथ साथ अन्य विषयों जैसे आखेट, दरबार के दृश्य, गाय, घोड़े, हाथियों के झुंड, बारात के दृश्य, दुल्हन की डोली आदि भी विषय वस्तु के रूप में बनने लगी है। पाबूजी एवं देवनारायण जी की गाथा की जानकारी ना होने से ये जन साधारण के लिए उतनी ग्राह्य नहीं हो पाती है। अतः अब ये पढ़ चित्रकारियों सुप्रसिद्ध कथाओं पर भी बनने लगी हैं, जैसे रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, पृथ्वीराज चौहान की कहानी, हाड़ा रानी की कहानी, दशावतार, जिन्हें लोग ज्यादा जानते हैं जिन विषयों को, अब उन विषयों पर भी, क्षेत्रीय विषयों को त्याग करके अब इन विषयों पर भी चित्रकारी जो है होने लगी है। श्रीमती पार्वती देवी जोशी ने डॉक्टर हेडगेवार की एक सीरीज की रचना की, तो श्रीमती प्रेम देवी जोशी ने शाहपुरा की गणगौर की सवारी को अपने फड़ चित्रण में विषय वस्तु के रूप में अपनाया। इनके द्वारा कुछ विशेष धर्मों के महापुरुषों पर आधारित पैनल भी फड़ शैली में चित्रित किए गए हैं। जिस तरह आज इनकी मांग होने लगी है, पड़े विभिन्न आकारों की और विभिन्न कीमतों की बनने लगी हैं। पारिश्रमिकता की भिन्नता के आधार पर पड़ चित्रण कौशल में अंतर देखा जा सकता है। जो आर्टिस्ट बहुत ही बारीक काम करते हैं, उनके मूल्य भी अधिक होता है, और जो चित्रण लोक शैली में कम कार्य किया है जिन्होंने, उसके जो मूल्य है थोड़े कम है। फ्रेमिंग आदि बहुत सारी चीजें जो है इसका मूल्य निर्धारित करती है। कपड़ा कौन सा है, कौन से कलर लगे हैं, इसको किस शैली में बनाया गया है, कितने रंग इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, किस तरह की फ्रेमिंग लगी है, पेंटिंग कितनी टिकाऊ है, वो सभी चीज मिलकर के इसका मूल्य निर्धारित करते हैं। नए प्रयोगों से एक बात सामने आती है कि नवीन विषयों को फड़ शैली में संयोजित करना हर कलाकार के बस की बात नहीं। इन्हें चित्रांकित करने में व्यक्तिगत रुचि, श्रेष्ठ संयोजन और कला में निपुणता आवश्यक है। शाहपुरा का जोशी परिवार ही अब तक पारंपरिक तौर से पड़ चित्रण करता आया है। भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी ने इस चित्रण परंपरा को आधुनिक व्यावसायिक मोड़ दिया है और कई पुरस्कार जीते हैं। आपने अनेकों देशों की यात्राएं भी की हैं। समकालीन चित्रकारी पर भी पारंपरिक पण संयोजन व रंग योजना का प्रभाव देखा जा सकता है। रामेश्वर सिंह के चित्र पड़ की पारंपरिक व आधुनिक शैली का अच्छा समन्वय प्रस्तुत करते हैं। पड़ चित्रण में बहुतेरी विशेषताएं हैं। इसके रंग व संयोजन बहुत ही लुभावने होते हैं कि वर्तमान कलाकार भी इनसे बहुत कुछ सीख सकता है। यह पड़ चित्रण कला का अपना प्रभाव है। इसके वैभव ने देश विदेश के कलाविदों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। पड़ के जो विषय हैं, इस पर जो है चर्चाएं आरंभ हुई। भारत उत्सवों में इस कला के जोशी चित्रों ने भाग लिया और उन्हें उस कला महोत्सवों में अभूतपूर्व प्रोत्साहन और
प्रशंसा प्राप्त हुई। म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट गैलरी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने भी एक सचित्र कैटलॉग मिथ एंड रियलिटी में इस चित्रण को उभारा है। अमेरिकी विश्वविद्यालय के छात्रों ने इस पर शोध कार्य किया है। देश विदेश के मीडिया कैमरों ने समय समय पर भीलवाड़ा और शाहपुरा में रहकर इनके जितने भी चित्र हैं उनके सिलसिलेवार चित्रण किया है, उनके फोटोग्राफ्स खींचे हैं और उन्हें प्रकाशित भी किया है। भारत के विभिन्न शहरों में लगने वाले लोक कला मेलों में पर्ण चित्रण ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। पट्टपर चित्रण करने आरंभ करने से लिए या करने से पूर्व सर्वप्रथम आकृतियों की बाहर रेखा जो है वो पीले रंग से, हल्के पीले रंग से चित्रित की जाती है। घुले हुए रंगों को नारियल की जो कटोरी है या उसको नारियली बोलते हैं, वह उसमें रखा जाता है। इन पड़ चित्राकृतियों की जो रंग योजना है परंपरागत पड़ चित्रों में प्रस्तुत किए जाने वाले रंगों के आधार पर ही होती है। ये जो रंग हैं वो 3 प्रकार के हैं। अर्थ कलर्स यानी मिट्टी के रंग, वनस्पति कलर और तीसरा है रासायनिक कलर। जयपुर की पड़ चित्र का जो चित्रांकन करती है, जो चित्रकार हैं जयपुर की पार्वती देवी के अनुसार, उपरोक्त चित्रों में अधिकांशतः उन्होंने मिट्टी के रंगों का ही प्रयोग किया है, जिन्हें घिसकर पानी में सरेस मिलाकर के वो तैयार करती हैं। शाहपुरा की प्रेम देवी इसमें घुटाई के समय नीला थोता मिला देती हैं। नीला थोता किस लिए? ताकि जो चित्र हैं वो कपड़े पर बने हुए हैं, कुछ समय बाद जो कीड़े हैं वो उस वस्त्र को खा ना जाए, इसलिए नीला तोता उसमें मिलाया जाता है। इनसे रंगों में चमक भी आती है तथा कीट आदि से इनकी सुरक्षा होती है। रंगों की घुटाई में चितेरे परिवार की महिलाओं का विशेष योगदान रहता है। पड़ की भांति रंगों को भी विशेष क्रम में लगाया जाता है। सबसे पहले जो लगता है वो होता है केसरिया रंग। संपूर्ण पड़ में इसे यथा स्थान लगा दिया जाता है। इसके बाद आता है हरे रंग का स्थान, ग्रीन कलर। इसके बाद नीला रंग लगाया जाता है। काले रंग से जो है इसकी बाहर रेखाएं खींची जाती हैं और आकारों को जो है सुंदर रूप प्रदान किया जाता है। रंगों के भी अपने निर्धारित स्थान होते हैं। जैसे लाल रंग नायक की पोशाक हेतु इस्तेमाल होता है। खलनायक जो है कथा का, उसको ग्रीन कलर में, हरे रंग में चित्रित किया जाता है। लंबे खजूर, फर्श आदि जो है वो गेरुए रंग से ही बनाए जाते हैं। पर्ण चित्रण में चटक रंगतें जो है लगाई जाती हैं या चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। मूल रंग जो बेसिक कलर्स हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाता है, सेकेंडरी कलर्स नहीं बनाए जाते। बड़े आकार की पड़ बनाते समय उन्हें जो हिस्सा बन चुका है उसे गोल किया जाता है और जैसे जैसे चित्रण आगे बढ़ता है। मैम ऑरेंज कलर तो सेकेंडरी कलर है ना? लेकिन वो कलर लगता है, वो तो अर्थ कलर है जिसको हम नायक के लिए उन्होंने पहले ही दिया हुआ है कि ये कलर नायक के लिए लगेगा। मैम आपने बाकी कहा कलर कि सेकेंडरी कलर मूल रंगों का प्रयोग करते थे। नीला है,
मूल रंग है, लाल है मूल रंग है, उन रंगों का प्रयोग किया जाता है। वो उसके लिए तो निश्चित कलर है कि उन्होंने उसके ऊपर जो नायक है उसके ऊपर केसरिया लगाना है, लेकिन अन्य जगह पर वो उन कलर्स को मिक्स नहीं करते हैं बाकी जगह पर। ओके मैम। रंगों की पढ़ में भी पात्र का स्थान निर्धारित होता है तथा घटनाओं को किस स्थान पर चित्रित करना है इसका जो है स्थान नियत होता है। यह क्रम हर पढ़ में समान रूप से दिखाई पड़ता है। इसीलिए पढ़वाचन करते समय भोपा इंगित करने वाली छड़ी को कभी कभी पढ़ के ऊपर तो कभी कभी बीच में साइड में घुमाते रहते हैं। वो इंगित करता है छड़ी से कि ये कहानी इस स्थान पर चित्रित है। पढ़ चित्रकारियों के चेहरों के अधिकांश भाग जिसमें खुली हुई आंखें, छोटी नाक और गोल बनाई जाती है। होठ के आकार गोलाई में तथा नाक से थोड़े से छोटे बनाए जाते हैं। ठुड्डियां सामान्यतः गोल और मोटी हुआ करती हैं। पशु व जो अन्य साधारण जन हैं सभी हष्ट पुष्ट बनाए जाते हैं। दुबली आकृतियां इसमें नहीं बनती हैं। आकृतियां जो है नाटकीय प्रभाव लिए हुए होती हैं। पढ़ की मान्यता व स्वरूप में समय के साथ साथ परिवर्तन भी आता गया है। अब भोपे और गुर्जरों के व्यवसाय व मनोरंजन के साधनों को शैल चित्रों व शहरों में मिलने वाली जीविका की लालसा ने बदल दिया है। पर अब उतनी विशाल नहीं बनाई जाती जितनी बड़ी अजमेर या आमेर में बनती थी। श्रीमती पार्वती जोशी ने इस क्षेत्र में लघु उद्योग निगम ने निम्न स्तरीय, राज्य स्तरीय और प्रदेश स्तरीय जो देश स्तरीय मतलब नेशनल लेवल के कई पुरस्कार जो हैं प्राप्त किए हैं। इस प्रकार पढ़ चित्रकला में अब तक मेवाड़ की कुछ जातियों व क्षेत्रों में सीमित रही अब अपने परिवर्तित स्वरूप में जनमानस में बैठने लगी है। जब से उसके विषयों में थोड़ा सा अंतर आया है तो ये और जगह भी फैलने लगी है। यह अब केवल राजस्थान ही नहीं देश की सीमाओं को पार करती हुई विभिन्न देशों में फैल गई है। अब हम देखेंगे राजस्थान की गोदना कला या टैटू आर्ट। गोदना गुदवानी की प्रथा पूरे भारत में प्राचीन काल से ही लोक कला के रूप में जो है चली आ रही है। इस कला को लोक कला की मान्यता भी प्राप्त है। आदिवासियों में जो है ये कला देखने को मिलती है। उनके अंग प्रत्यंगों पर ये खुदी हुई दिखाई देती है। इस शब्द का अर्थ जो है खोदना या गोदना से है। गोदना सुइयों से चुभोकर गोदा जाता है जो कि अत्यंत कष्टकारी होता है क्योंकि इसमें सुई की नोक से त्वचा को छेद कर या गोद कर सेम के पत्तों का रस, तेल और कालिक भरी जाती है। विभिन्न प्रकार के इनसे फूल, पत्ती, मछली, तारे आदि जो है बनाए जाते हैं। कुछ चिन्ह वर्गाकार होते हैं तो कोई प्रदर्शन करती है। वह विभिन्न पक्षियों, जीवों,
फूल पत्तियों की आकृतियों को बड़ी ही चतुराई के साथ गोदते हैं। यह कला अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति के कारण सृजनात्मक रही है, जिसमें प्रयोगशीलता व रचनात्मकता को गति मिलती है, जो मानवीय भावनाओं व आकांक्षाओं के सौंदर्य प्रतीक के स्वरूप हैं। इसके भिन्न भिन्न जो है कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं, जो लोक कथाएं हैं, जो एक दूसरे को जनमानस में सुनाई जाती हैं। भारतीय संस्कृति के ग्रामीण परिवेश में गोदना गुदवाना भारतीय ग्रामीण नारी की शरीर सज्जा का महत्वपूर्ण और सजीव अंग है। ये सिर्फ स्त्रियों में ही नहीं, पुरुषों में भी ये सज्जा देखी जाती है, उनकी भी साज सज्जा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंधविश्वासों से उपजी इस कला की आदिम मान्यताओं और रूप परिवर्तन में भी बरकरार है। अनेक किस्सों, कहानियों, लोकगीतों में भी गोदना का जिक्र किया गया है। राजस्थान भी उससे अछूता नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राय स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं पुकारती, इसलिए हाथ पर ही अपने पति का नाम गुदवाकर अपनी भावनाओं एवं पति के साथ मधुर संबंधों का इजहार करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इसके मूल में ये लोक विश्वास है कि सोने चांदी की कीमती आभूषण भी इस नश्वर दुनिया में छूट जाते हैं, लेकिन साथ जाता है तो केवल गोदना। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपनी प्रियतमा राधा को स्वयं चिन्ह के रूप में अपने शरीर पर गोदा था। ईश्वर के प्रति समर्पण भावना प्रदर्शित करने हेतु देवी देवताओं की आकृतियां भी गोदी जाती हैं। इसे देवताओं को प्रसन्न करने का माध्यम जो है वो लोग मानते हैं। सूर्य, चंद्र, अन्य लोक देवताओं के रूपायन महिलाओं हेतु इसलिए अनिवार्य कर दिए गए थे कि इनके आराध्य स्वरूप प्रतीकों को स्त्री शरीर पर अंगालेखन से पर पुरुष द्वारा स्त्री यौनाचार से सदैव बचाया जा सकेगा। कुछ समाजों में इसे दुर्भावों से भी बचाव का माध्यम माना जाता है। पिछड़ी जातियों का मानना है कि शरीर के नष्ट होने के बावजूद भी अंग आलेखन चित्र आत्मा के साथ स्वर्ग तक जाते हैं। अनेक जातियों में अंग आलेखन उसके बिना कन्या का विवाह तक नहीं होता है, अथवा रसोई घर में प्रवेश से भी जो है उसको वर्जित कर दिया जाता है, उसका प्रवेश निषेध होता है। कुछ जातियां मानती हैं कि विपत्ति काल में यह शत्रुओं से प्राणी का रक्षा भी करती है। महिलाओं में अपने आराध्य देव, प्रेमी, पति, पशु पक्षी आदि का चित्रण काफी लोकप्रिय है। इससे तात्पर्य यह नहीं कि सिर्फ महिलाएं ही गोदना के प्रति आकर्षित हैं। पुरुष भी अपने शरीर पर विभिन्न देवताओं, प्रेमिकाओं, पत्नी आदि के नाम गुदवाया करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक जातियों में गोदना कराकर देह सज्जा एक सामाजिक परंपरा के रूप में है। वैसे तो गोदना का प्रचलन राजस्थान की सभी जातियों में है, लेकिन मारवाड़ की बंजारा, भाट, नट, रेवारी, बावरी, भील, कालवेलिया आदि जाति की स्त्रियों के शरीर पर अनिवार्यतः
गोदना के जो दृश्य हैं, गोदना के जो चित्र हैं वो पाए जाते हैं। भारतीय महिलाएं फूल पत्ते बेल बूटों को विशेष महत्व देती हैं। पुरुष वर्ग घड़ी, शेर, सांप, बिच्छू एवं हनुमान जी के चित्र गुदवाया करते हैं। सरलीकृत ज्यामितीय आकारों में दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे आम, कदम, पीपल, खजूर, बबूल, महुआ, बांस और गमले के चित्रों को भी गुदवाया जाता है। तीर कमान, थाली, कुंडी, शैया, लौंग, बाटकी, चौक, घड़ा, चूल्हा जो है उनकी मूल्यवान धरोहरें हैं। इनके साथ साथ गोखरू का भी चित्रण देखने को मिलता है। वर्तमान समय में गोदना जो है अपने सीमित दायरे से निकल करके नए रूप और नए नाम टैटू के साथ देश ही नहीं विभिन्न देशों में भी लोकप्रिय हो चुका है। आजकल सभ्य समाज में भी स्त्री पुरुषों में इस कला का प्रचलन देखा जा सकता है। ज्यादा नहीं तो हाथ पर स्वयं का नाम, किसी देवी देवता का नाम लोग शौक से गुदवाया करते हैं। विदेशों में इसके लिए बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इस प्रकार लोक कला स्वांतः सुखाय होकर भी समाज के लिए समर्पित रहती है। आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे राजस्थान की कठपुतली कला। राजस्थान की कठपुतलियों को बनाने की कला संसार भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की बनी हुई छोटी बड़ी कठपुतलियां विदेशी पर्यटक बड़े ही चाव से अपने साथ ले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रारंभ में ये कठपुतली भाट नहीं होकर नट थे। ये भाट नहीं थे, इन्हें बनाने वाले नट जाति के थे। ब्रह्म से मुख से अपनी मानते हुए इन लोगों का ऐसा कहना है कि ब्रह्म ने जन मनोरंजन के लिए इसकी उत्पत्ति नाचने, गाने, बजाने और इसी प्रकार की कलाबाजियों और खेल तमाशियों के लिए की थी। किसी ने शारीरिक कला कुशलता तो किसी ने कौशल को प्रधानता देकर इन कठपुतलियों का खेल दिखाना शुरू किया, तो किसी ने अपनी आय का साधन बनाया। प्रारंभ में कठपुतली का रूप कुछ और था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सबसे पहले कठपुतली ललवे के रूप में हाथ पांव और धड़ की पांचों उंगली में फंसाकर खेल को जो है प्रदर्शित किया जाता था। इससे बच्चे काफी प्रसन्न एवं उत्साहित होते थे। तलवे के करतब और उंगलियों के करिश्मे के इस मिले जुले रूप ने आगे जाकर गुड़ियों में भी कठपुतली का रूप धारण कर लिया। छोटी छोटी उंगलियों के लिए उन्हें नचाना बहुत मुश्किल हो गया। औजारों के जरिए इसको कठपुतली का रूप देकर इसे रंगा जाता है। सुनहरे वस्त्रों, गोटों की जो है चुनरी के किनारों पर गोटे, घाघरा पहनाकर, उनकी मुखाकृतियों में दाढ़ी मूछ लगाकर, अन्य आवश्यक साज सज्जा के साथ उन्हें प्रदर्शित किया जाता है। कठपुतलियों को चलाने के लिए धागों का इस्तेमाल किया जाता है। तांबे का गोटा बाजार में महंगा मिलता है। नए नए कपड़ों की कतरन, पक्के रंग, पूर गबूर, सुई डोरा तथा गहनों की व्यवस्था जो उन्हें सजाने के लिए है वो अलग से करनी पड़ती है।
आरंभ करता है, तब कठपुतलियों का भार संभालने के लिए, उन्हें नचाने के लिए दिया जाता है। राजस्थान की कठपुतलियों की अपनी कई विशेषताएं रही हैं। सूत्रों द्वारा संचालित होने के कारण हाथ की उंगलियां ही इन पुतलियों की एकमात्र प्राण प्रतिष्ठा करने वाली तथा कंट्रोल करने वाली होती हैं। काठ की बनी हुई इन पुतलियों के हाथ पांव ना होकर के केवल धड़ होता है। बाद में कपड़े और रुई की सहायता से उसमें रुई भर करके जिससे गोटे से के साथ सज्जित किया जाता है। जयपुर, सवाई माधोपुर की बनी कठपुतलियां अच्छी मानी जाती हैं, जो लूड़ी, सारण, खिन्नी, आम, दखनी, नीम आदि की लकड़ियों से बनाते हैं। राजस्थान की पहली बार अपने यहाँ जो है प्रदर्शित कराया था। जो स्वयंवर हुआ था उसमें ये खेल आयोजित किया गया। उसके बाद अमर सिंह राठौर का खेल भी इन कठपुतलियों के द्वारा दिखाया जाने लगा। इस खेल को देखकर महाराजाओं के अलावा डुगडुगी बजाने वाले और बजेगी और सजेगी कह करके जोर से भीड़ इकट्ठी करने वाले स्वागत करने जैसे पट्टेबाज, त्योहार का तगा, विलायत की जो तलवारें हैं, वो अनेक कहानियां हैं जिन्हें कहकर के जो है कहानी सुनाने वाला, कठपुतली का नृत्य दिखाने वाला, वो कह कह करके भीड़ इकट्ठा करता है। उसके बाद इन खेल को खेला जाता है। कुछ वर्षों पूर्व गांव तथा शहरों में कठपुतलियों को बड़े चाव से देखा जाता था। गांव के समर्थ लोग कठपुतली के खेलों की व्यवस्था चौपाल पर किया करते थे। हमें भी याद है जब हम छोटे थे तो स्कूलों में भी इस तरीके के जो कठपुतली का नृत्य दिखाने वाले थे उनको बुलाया जाता था। या दिवाली होली के बाद जो नट आते थे वो रस्सी पे चलने वाली अपने बच्चों को लेकर के आया करते थे और इस तरीके की कठपुतली के नृत्य दिखाया करते थे जिससे कुछ जो आमदनी है उनकी हो सके। अब वो चलन नहीं है। अब ना कठपुतली वाले शहरों में आते हैं और ना ही शहर के बच्चे देखना चाहते हैं। उनके पास मोबाइल है, वो मोबाइल के ही साथ अपने जो है खेल खेला करते हैं। लालटेनों की मंद रोशनी में कठपुतलियों का खेल खूब जमता है। कठपुतली वाले अपनी टोली बना करके गांव गांव पहुंचते थे। इनमें गाने बजाने वाले, नाचने वाले और कुछ मस्खरे भी होते थे। किंतु धीरे धीरे गांव में रेडियो, टेलीविजन तथा फिल्म का प्रदर्शन होने लगा। लोगों में धीरे धीरे इस कला के प्रति अरुचि का भाव जगने लगा। इसे मर्दाना स्वांग करना तथा आगरे का देवर तथा दिल्ली की भौजाई का रूप धरना बताया गया।
मालन का गेंदा हजारी के फूल बेचना, बीकानेरी मालिन के साथ तुरंत फुरंत तरकारी बेचने जैसी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। ऊंट का मारूजी कहानी है जो कि इसके नृत्य में शामिल की जाती है, इस नृत्य को प्रस्तुत करने हेतु तो शामिल की जाती है। कठपुतली का अपना कोई विशेष मंच नहीं होता। गांव की गलियों, चौराहों, चबूतरों, दरी आदि पर ऐसे खेल दिखाए जाते हैं। जो कठपुतलियों का खेल आयोजित करते हैं वो दरी के ऊपर ही बैठ करके अपनी साज सज्जा बिछाते हैं। साधारण तौर पर खाट ही जो है मंच का काम करता है। खाट न मिली तो बांस का काम चलाऊ मंच जो है वो खड़ा कर दिया जाता है। इसके आगे 7 दरवाजों और 8 खंभों वाली लाल कपड़ों की आड़ लगाई जाती है जिसे तिवारी कहते हैं। इस तिवारी के ऊपर कोने में एक ओर सूरज और दूसरी ओर चंदा लगाए जाते हैं जो कपड़े के बने होते हैं। कठपुतली की बोली के लिए जिस चींटी का प्रयोग किया जाता है वो भोजपत्र या रबड़ की सहायता से बांस की छोटी छोटी खपच्चियों से ये नृत्य करने वाले या नृत्य दिखाने वाले स्वयं ही तैयार करते हैं। इसको पीपली या पीली भी कहते हैं। इसे चिड़ियों की चूं चूं की आवाज इससे निकलती है। महिला जो है ढोलक बजाती है और पुरुष जो है कठपुतली का नृत्य दिखाता है। राजस्थान कठपुतली की जन्मस्थली कहा जा सकता है, परंतु कठपुतली कला की जितनी अवहेलना, जितना तिरस्कार यहां हुई उतनी अन्य कहीं नहीं। यही कारण है कि इसका समुचित विकास नहीं हो पाया। पिछले कुछ वर्षों से देवीलाल सामर ने इस कला को विश्व स्तर पर ले जाने का बीड़ा उठाया। कठपुतली नाटिका की रचना कर लोगों को प्रशिक्षित किया। 1995 में उदयपुर में उन्होंने कठपुतलियों का अखिल भारतीय समारोह आयोजित किया। उदयपुर में एक बहुत बड़ा वो भी है जो है हॉल, जिसके अंदर हर समय कठपुतलियों का उसके कई सारे शो होते हैं, जैसे फिल्म के शो होते हैं। तो जो भ्रमण पर लोग आते हैं वो कठपुतलियों का शो देखने के लिए आते हैं। दुनिया भर की कठपुतलियां उस म्यूजियम के अंदर हैं। वहां पर मेरे ख्याल से 4, 6, 8 शो पर प्रतिदिन चला करते हैं। सन 1961 में रोमानिया में होने वाले अंतरराष्ट्रीय कठपुतली समारोह में भी सामत जी ने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, जहां उन्होंने इन राजस्थानी कठपुतलियों का प्रदर्शन कर अपनी कला की विशेष छाप छोड़ी। इसको प्रोत्साहन देने के लिए, इसकी मदद करने के लिए सामर जी ने और बहुत सारे देशों का भ्रमण किया। एक पुस्तिका भी निकाली जो इस संदर्भ में पहली पुस्तक कही जा सकती है। विश्व भर में के संग्रहालयों में राजस्थान की कठपुतलियां रखी गई हैं। दूरदर्शन और फिल्मों के जरिए कठपुतली खेलों से जो है मनोरंजन किया जाता है। अब यूजीसी इसमें छोटे दूरदर्शन के अंदर जो छोटे बच्चों के सिलेबस हैं उसमें भी कठपुतलियों का प्रयोग किया जा रहा है। वहां भी नृत्य जो है दिखाए जा रहे हैं। उसके नृत्य के थ्रू जो है बच्चों को कहानियां और पाठ रटाए जाते हैं। कठपुतली का प्रयोग शिक्षा के माध्यम में भी विगत अरसे से हो रहा है। विदेशी मेहमानों, जनप्रतिनिधि मंडलों को जब भी हमारे देश की ग्रामीण लोक कथाओं से
परिचित कराया जाता है तो यहाँ की कठपुतलियां अवश्य ही दिखाई जाती हैं। बड़े बड़े आर्ट एम्पोरियम, बाजारों के शोरूम और हस्तकला केंद्रों के बिचौलियों के माध्यम से कठपुतलियां बिकती हैं। गरीब कलाकारों के सम्मुख कठपुतलियां जो के संपूर्ण विक्रय की समस्या का हल सरकार के द्वारा किया जाना शेष है। भारतीय कठपुतली कला के विश्व विख्यात जादूगरों के पास आज ना तो अपने घर हैं, ना ही रोजगार के साधन हैं। शिक्षा के अभाव में इनके बच्चों का जो है भविष्य भी सुरक्षित नहीं है। कठपुतली के जरिए लोक रंजन करने वाला, लोक जागरण और सुधार का संदेश देने वाला कलाकार, उसका अपना भविष्य ही खुद अंधकार में है। कठपुतली कलाकारों की तरक्की के लिए सरकार जो है, केंद्र और राज्य सरकारें सही दिशा दे सकती हैं। जो रिसर्च वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इसके ऊपर रिसर्च पेपर, आर्टिकल्स लिख सकते हैं, उन्हें प्रकाशित कर सकते हैं, ताकि जो लोक कला है वो प्रकाश में आए, उन्हें आधुनिक कला के साथ जोड़ा जा सके, ताकि उनको भी रोजगार और भरण पोषण का जरिया मिल सके। राष्ट्रीय और सहकारी बैंकों से लंबी अवधि के ऋण उपलब्ध करा करके अपने कलात्मक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। अब देखेंगे जो है बंगाल के पटचित्र। बंगाल की लोक कला में पट का जो है विशेष महत्व है। साधारणतः पट का तात्पर्य चित्र से है। पट जो है कपड़े के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात पटचित्र यानी कपड़े के ऊपर बना हुआ कोई चित्र। बंगाल के पट को असित कुमार हलधर ने 2 वर्गों में विभाजित करते हुए लिखा कि एक प्रकार के तो वे चित्र हुआ करते थे जो केवल मेलों में बिकने के लिए बनाए जाते थे और पैसों के द्वारा उन्हें बेचा जाता था। दूसरे बड़े आकार के वो चित्र थे जो धार्मिक विषयों को लेकर के बनाए जाते थे, जैसे रामायण, पुराण, कृष्ण लीला की घटनाओं का, जिनमें क्रमबद्ध वर्णन या चित्रण किया जाता था। चित्रकार इन पटचित्रों को लेकर के भ्रमण किया करते, प्रदर्शन किया करते और नाच गा करके जो घटनाएं हैं, जो कथ्य कहा गया है उन चित्रों में, उसका वर्णन किया करते थे। भजन सुनाते, गीत गाते। इस प्रकार से वे धन का उपार्जन किया करते थे। वर्तमान में सिनेमा के चित्रों का जो उपयोग है वो उस युग में वही किया करता था, उसका स्थान भी उसी तरह था। पटचित्रों में कृष्ण लीला और निताई का संकीर्तन, जिसमें गौर और निताई दोनों भाई जो है बंगाल से लेकर के गुजरात तक पद यात्राएं किया करते थे, संकीर्तन किया करते थे, भगवत कथा का वाचन किया करते थे, ताकि जो उस समय पर जब अंग्रेजी सरकार हुआ करती थी, नील की खेती वहां होती थी, सभी लोग उनके बंधुआ मजदूर में मतलब लगाए जाते थे। तो सुबह से जो लोग हैं, बंधुआ मजदूर हैं, वो क्या करते थे, खेतों पर पहुंच जाते थे। पूरे दिन खेती, जो नील की खेती होती थी, उसी में लगे रहते थे। शाम ढले घर जाने को मिलता था।
एक व्यक्ति काम करता था, पूरा परिवार उसका बंधुआ मजदूर होता था। सारा परिवार जो है खेती नील की खेती करने जाता था। तब ना तो उन्हें किसी मंदिर में जाने की परमिशन थी, ना ही किसी भगवत कथा को सुनने का परमिशन थी। उस समस्या के निवारण के लिए, हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना के लिए जो मृण मंदिर थे उनकी स्थापना की गई। तो इसीलिए उन मंदिरों के जो अंदर थे किसी देवी देवता का वास नहीं मिलता। बहुत रेयर होगा जबकि उन मंदिरों के अंदर किसी देवी देवता की पूजा की जाती हो। सारी कथाएं जो है मंदिर के फलकों पर थी, ताकि जो मजदूर, जो आम जनता है, साधारण जनता है, उन निकलते हुए उन दृश्यों को देखे और राह चलते हुए उनकी चर्चा करी, उनके विषय में ज्ञान प्राप्त करी। तो गौर निताई भी उसी में लगे हुए थे। वहां से हिंदू धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने एक अपनी टोली बनाई और सभी तरह के जितने भी कलाकार थे, जिस शैली में, उन सभी कलाकारों को एक मंच के ऊपर एकत्र किया और वो सभी कलाकार उनके साथ नाचते, गाते, बजाते, मंदिर की स्थापना करते, फलकों का निर्माण करते। मंदिर के इसमें भी एक्सपर्ट थे। कोई मंदिर के लिए जगह तलाशेगा, मिट्टी देखेगा, कोई मंदिर की जो है संरचना तैयार करेगा, मतलब स्केचिंग करके देगा, कोई जो है मेन चित्रकार जो है चित्रांकन करेगा कि वो जो मंदिर है वो किस देवी देवता के नाम पर किया जा रहा है, किसको समर्पित है, अर्थात उसकी जो कथाएं हैं उनको कहाँ कितना बल प्रदान करना है, कहाँ अंकित करना है, वो जो है वो मेन कलाकार होता था। कुछ जो है अंदर की तरफ जो अंदर फलक लगाए गए हैं, यानी जो उनके बरामदों में अलंकृत करने के लिए, उनके जो पिलर्स है उनको अलंकृत करने के लिए डेकोरेशन जो पीस बनाए गए हैं, उनमें जो है उनकी कॉपीज की गई है। बहुत ही तरह के फूल पत्ती वाले आलेखन लगाए गए हैं इसके अंदर। सैकड़ों तरह के मिलेंगे इसके अंदर, सैकड़ों प्रकार के फूल पत्तियां। और पिलर्स पर ज्यादातर उन्होंने जो है चीर हरण के दृश्य हैं, रासलीला का चित्र है, महारास लीला का चित्र है, इस तरीके के विषयों को लगाया है। और ये चित्र सब कॉपी करके लगाए, मतलब साँचे के अंदर बने हुए हैं। और जो दीवालों के ऊपर लगे हुए हैं उनमें हर कहानी अलग कही गई है। तो ये वही समय था जब संकीर्तन बंगाल से लेकर के गुजरात तक और गुजरात से वापस बंगाल तक किए जाते थे। पटचित्रों में कृष्ण लीला, निताई के संकीर्तन, दशावतार, तांत्रिक देवी देवताओं के स्वरूप जो है अंकित किए। प्रथम प्रकार के चित्र कम पैसे में बेचे जाने के कारण कागज पर बनाए गए। उनका विषय या तो सामाजिक होता था या व्यंग्यात्मक। दूसरे प्रकार के चित्र थे वो नितांत धार्मिक बनाए गए थे। ये अशिक्षित चिथेरे, अजंता, बाघ आदि की चित्रकारी के समान ही चित्र में विचित्र विषय वस्तु का निर्वहन नहीं कर पाते थे। वे सब एक लकीर के फकीर होकर अभ्यास के आधार पर वंश परंपरा में इस चित्रण को सीख गए थे। उनमें प्राचीन रीति पद्धति तो रह गई थी, परंतु चित्रकार की कल्पना जो शक्ति थी या कल्पनाशीलता थी वो कहीं खो गई थी, उसमें कमी देखने को मिलती है। भाव और कल्पना के विषय में चित्रकार जो है कहीं कहीं पंगु दिखाई देता है। पटचित्रों में बिक्री करने की वस्तु भर रह गया या केवल उन्हें बनाना है और सेल करना है, उसमें कोई नवीनता किसी तरह की नहीं है।
19वीं शताब्दी के अंत तक बंगाल का पटचित्र एकदम क्षीण अवस्था में पहुंच गया था। पटचित्र के लिए कलाकार को चित्रण का ज्ञान होना चाहिए और वो चित्रकारों में था नहीं। तब निम्न वर्गों के अतिरिक्त अन्य वर्गों में भी जो है मांग बढ़ी तो जो लकड़ी के ब्लॉक्स थे उनसे इनकी छपाई होने लगी। वुडकट प्रचलन में आया। चित्रों के जो है प्रिंट निकलने लगे, उसमें लाल, हरे, नीले रंग का प्रयोग होने लगा। इन चित्रों का कागज अखबार की तरह पतला होने के कारण इन पर जो रंग प्रयुक्त किए जाते थे वो फैल जाते थे, फैले हुए लगते हैं। साथ ही जो ये रंग है बड़ी ही असावधानी से और जल्दी जल्दी में लगाए जाते थे। क्यों लगाए जाते थे? क्योंकि जैसे ही कोई ऑर्डर देता था, उस ऑर्डर की परिपूर्ति के लिए तुरंत बहुत जल्दी में इन चित्रों का निर्माण कर उसको दे करके पैसे प्राप्त करने की लालसा इन कलाकारों में रहती थी। चित्रकला के ऊपर उतना हाथ जो है सिद्धस्त नहीं था, इसलिए कहीं कहीं चित्र वो है बहुत निम्न स्तरीय लगते हैं। दूसरे प्रकार के चित्र स्टॉल के रूप में धार्मिक विषयों, रामायण, कृष्ण लीला आदि के कई दृश्यों में विभाजित करके बनाए गए हैं। ये चित्र कागज और कपड़े दोनों पर ही बने हैं। कागज पर बने चित्रों के पीछे उन्हें मजबूत करने के लिए कपड़ा लगाया गया है। दोनों प्रकार के स्क्रॉल लकड़ी के गोल बेलन पर जो है लंबे लपेटे जाते थे, जिन्हें दिखाते समय पटुआ धीरे धीरे कहानी के हिसाब से खोलता और स्क्रॉल करता था। जब उन्हें अपनी जो भजन उन्हें याद होते थे उसके हिसाब से वो गाते और सुनाते। इन जो धार्मिक जो स्क्रॉल थे उनकी लंबाई प्राय 20 से 25 फीट तथा जो चौड़ाई थी 2 फुट के करीब होती थी। इनमें प्राय 12 से 15 कहानियों के दृश्य जो है अंकित किए जाते थे। इन चित्रों को देखते हुए ग्रामीण उतना ही आनंद लेते थे जितना हम आज फिल्म को देखने में जितना हमें आनंद मिलता है। डॉक्टर निहार रंजन रॉय का मत है कि स्क्रॉल चित्रों के मूल में जो है गहरा जादुई प्रभाव होता था। इसका प्रभाव इस आधार पर है कि जहां संथाल लोग मुख्यतः बसते थे, वहां पटुआ या स्क्रॉल चित्रकारों की एक श्रेणी जो है उत्कृष्ट चित्र बनाया करती थी। उन्हें उत्कृष्ट पटुआ के रूप में जाना जाता था। इन चित्रों के माध्यम से पटुआ सामान्य लोगों में जो है डर की भावना उत्पन्न करते थे। अगर आप गलत काम करेंगे, पाप करेंगे तो दंड के भागीदार होंगे। इस तरीके की धार्मिक कहानियां जो है चित्रित की जाती थी और उन्हें उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जाता था जिसमें कोई भी गलत काम करते हुए जन साधारण डरे। बकरी या गिलहरी के बालों से जो है उनकी ब्रश होते थे। चित्र के आधार पर महीन जो है मिट्टी और गोबर को छान करके उसकी जो बैठ जाता था, उस गाढ़ा हो जाता था, उसकी परत लगाई जाती थी, एक लेयर लगाई जाती थी। सूखने के उपरांत उस पर खड़िया की एक लेयर, खड़िया को घोल करके उसकी एक लेयर लगाई जाती थी उसको चिकना करने के लिए। इसके बाद जो पटुआ होते थे वो अपने कलर्स को स्वयं बनाते थे। लाल, नीले, पीले,
काले रंगों में बबूल की गोंद और चिकनाई के लिए बेल का जो गूदा है उसको छान करके मिलाया जाता था। बेल और बबूल ये एक ऐसी चीजें हैं जो कि उन चित्रों को, चित्र हो या वो उस समय के जो मर्ण मंदिर हैं, उन सभी जगह इस्तेमाल किया गया है। आप लोगों ने शायद भीतरगांव का मंदिर देखा है, किसी ने देखा है? भीतरगांव का देखा है? ये पास में ही है, हमीरपुर रोड पर। नहीं देखा? पहला मंदिर था जो कि मड़ उससे मिट्टी से बनाया गया। बाकी पूरे देश में तो बाद में बने, लेकिन आप देखेंगे ये कितने वर्ष हो गए उनको, लेकिन आज भी हालांकि सारे पैनल्स निकाल लिए, कहीं कहीं कुछ कुछ पैनल्स बचे हुए हैं, है ना, लेकिन जिनमें पैनल्स लगे हुए हैं आप उनकी जो है कलात्मकता देखिए, उनकी बारीक काम देखिए कि कितना बारीक काम किया हुआ है। इतने वर्षों में मकान भी आज 40 साल से ज्यादा नहीं चलता, आज भी वो जो मंदिर हैं उनकी मूर्तियां 3D पूरा उभरी हुई हैं। उनके फिर भी वो मूर्तियां बची हुई हैं। क्यों बची हुई हैं? क्योंकि सरेस, गोंद, नीम की खली, तेल, उड़द की दाल, गुड़, चीनी, वो सारी चीजें जो हैं इनके अंदर मिलाई गई थी। चाहे वो चित्र बना रहे थे पटके पटके ऊपर, चाहे वो जो है मिट्टी का काम कर रहे थे। उन्होंने ईंटों के बनाने में भी बहुत ही उससे जो बारीक काम करने के लिए उसे छानने के बाद गला करके घोंट करके उसके कपड़ छन करके तब उस चीज से उस मिट्टी को गूथा है, जो कि आज तक उसी तरह से खड़ी हुई है। इसी तरह से आप देखिए बंगाल के जो मंदिर है उनका स्वरूप देखिए कि किस काल से वो आज तक खड़े हुए हैं। जिन पैनल्स को चुरा लिया उनकी तो बात दूसरी है, लेकिन जौड़ बांग्ला और श्यामराय मंदिर हैं, इतने विशाल काय बने हुए हैं, उनका आप जो कलात्मक स्वरूप देखिए, क्यों इतनी मजबूती के साथ क्यों खड़े हुए? क्योंकि उसका प्रबंध वर्षों तक चलाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, उन्होंने उसका प्रबंध वैज्ञानिक स्तर पर किया था और उन्हें अपनी कला में स्थान दिया था। समय बदलने के साथ पटुआ कला में परिवर्तन आया। बंगाल के सुप्रसिद्ध लोक कलाकार यामिनी रॉय का कहना है कि असली पटुआ अंग्रेजों के आगमन से बहुत पहले प्रचलित थी, जबकि कलकत्ता शहर बना भी नहीं था। तब उनमें असली जान हुआ करती थी, परंतु आज के पटुआ कलाकार अज्ञानी हैं। सभ्यता में प्रगति होने और शिल्पी बाहरी चमत्कारिक रूप को प्रयोग में लाने के कारण जो है उनके चित्रों को परिष्कृत रूप में नहीं बना पा रहे हैं। कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है जिसके कारण वो स्तरीय नहीं बन पाते हैं। पटुआ शिल्प और कालीघाट के चित्रों को बहुत से आलोचकों ने एक ही शैली में रखा है। दोनों में समीपता भी दिखाई देती है, परंतु समीपता होते हुए भी दोनों की शैली स्वतंत्र है। कालीघाट वस्तुतः अन्य क्षेत्रों की भांति एक मुख्य केंद्र था, जहां पर व्यवसायी कलाकारों ने अनेक संख्या में चित्र बनाए। कालीघाट मंदिर की धार्मिक मान्यता के कारण साल भर लगातार यात्रियों का यहां आना जाना लगा रहता था।
पटुआ परिवार का प्रत्येक व्यक्ति वहां यानी कि स्त्री तक उसमें योगदान देती थी। इनका परिवार मंदिर के पास ही स्थायी रूप से निवास किया करता था, चित्र बनाता और अपनी रोजी रोटी का प्रबंध करता, जिससे कि परिवार का लालन पालन हो सके। इन काली घाट चित्रों का उद्गम स्क्रॉल चित्रों से हुआ, परंतु स्क्रॉल चित्रों में जहां बड़े ही धैर्य और लगन की आवश्यकता होती है, वहीं काली घाट के चित्रों में ये धैर्य और लगनशीलता जो है इसमें अभाव पाया जाता है। इन चित्रों में इनकी धैर्यशीलता का अभाव है। विषय जो हैं पौराणिक हैं, ऐतिहासिक हैं, व्यंग्यात्मक भी हैं। दैनिक जीवन के जो दृश्य हैं वो भी इनमें बनाए गए हैं। प्रकृति का चित्रण भी किया गया है। पटुआ पहले स्वयं रेखांकन करते थे, उसके बाद अपने सहयोगियों के द्वारा उसमें रंग भरवाते। वे रंग प्राय रेखांकन के बाहर निकल जाते। यद्यपि उन्होंने अपनी पुरानी रीति में कार्य करने का प्रयास किया है, किंतु कुछ हद तक वो जो है कंपनी शैली का प्रभाव दिखाने लगे। शैली की दृष्टि से काली घाट पट के 3 प्रकार उपलब्ध हैं, जैसे रेखा चित्र, काले रंग के विभिन्न तानों से बने हुए मोनोक्रोम चित्र, जिसमें काले रंग की डिफरेंट डिफरेंट जो है टेक्सचर या तान उसमें इस्तेमाल की गई हैं। टेम्परा रंग के पारदर्शी चित्र। इन चित्रों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण पटुआ इस प्रकार के चित्र बनाने लगे, क्योंकि जो रेखा चित्र थे उनमें न्यूनतम समय लगता था, कम समय लगता था, कम समय में ही वो बनकर के तैयार हो जाते थे। उसमें रंग भी नहीं लगते थे, वो एक्चुअली स्याही से बनाए गए थे, इंक का प्रयोग होता था। यह रेखा चित्र पेंसिल के ऊपर तुलिका द्वारा काले रंग भूरे रंग से बनाए गए। सामान्यतः इनका आकार 45 इंच और 27 इंच का होता था, और जो छोटे आकार के चित्र थे वो कई कई सेंटीमीटर्स में बनाए गए। छापा तकनीक के आने से काली घाट चित्रों की मांग कम होती चली गई। कुछ चित्रकार काली घाट को छोड़कर इधर उधर जो है रोजगार की तलाश में चले गए। सुप्रसिद्ध चित्रकार कालीचरण और निवारण चंद्र घोष की मृत्यु के पश्चात पटुआ कला विलुप्त हो गई। काली घाटी के चित्रकारों में नीलमणि दास, बलराम दास, गोपाल दास, निवारण चंद्र घोष, कालीचंद्र घोष के नाम जो है सुप्रसिद्ध हैं। रजनीकांत चित्रकार, गिरीश चंद्र चित्रकार और रामानंद चित्रकार काफी समय तक काली घाट में शैली में कार्य करते रहे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बंगाल की पट चित्रकला अत्यंत प्राचीन है। समय के साथ साथ पटचित्रों के स्वरूप में भी परिवर्तन आया है, बदलाव आया है। इस कला के अनेक उदाहरण आज भी बंगाल के गांव में देखे जा सकते हैं।
पटचित्रकला का बंगाल की लोक कला में निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण स्थान है। पटुआ कलाकारों ने पौराणिक, सामाजिक, व्यंग्यात्मक आदि सभी विषयों को खूबसूरती के साथ जो है लयपूर्ण रेखाओं में चित्रित किया है। वह सभी को प्रभावित किया है, करता है। कालीघाट के रेखांकन से प्रभावित होकर के यामिनी राय जैसे महान कलाकार सामने आए। इनके चित्र जो हैं, इनके चित्रों की जो सरलता है, जो कलर शैली है, वो आज भी सभी के मन को मोह लेती है। आज भी सरकार द्वारा इस पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे। कल फिर से थैंक यू मैम। कुछ शैलियों को। थैंक यू।